गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में व्याकरण के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है कारक एवं कारक विभक्तियाँ। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 10 कारक एवं कारक विभक्तियाँ। सबसे पहले कारक का परिचय दिया गया है। कारक परिचय कहता है कि वाक्य में शब्द और क्रिया इन दोनों के अतिरिक्त उनके परस्पर संबंध को बताने वाले कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कुछ नियमों के अनुसार किया जाता है, जो कारक कहलाते हैं। कहता है कि वाक्य में एक तो शब्द होते हैं, जैसे आपके संज्ञा शब्द हैं, ठीक है, बालक है, लता है, और उसके साथ होती है आपकी क्रिया। इन दोनों के अलावा कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो व्याकरण के नियमों से प्रयोग किए जाते हैं, और उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है। कहता है कि इन कारकों के अर्थ को बताने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। जो इन कारकों के अर्थ को बताते हैं, इन कारकों के अर्थ को बताने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं, जो चिन्ह मतलब जो निशान बनाए गए हैं, वो एक कारक के चिन्ह कहलाते हैं। जैसे आपके निशान होते हैं, कर्ता के लिए ने शब्द, ने निशान है, चिन्ह है। कर्म का को है, कर्ता ने, कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है। तो ये जो चिन्ह है, ये क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। कहता है संस्कृत में 7 विभक्तियाँ और एक संबोधन होता है। जैसे कि आपने शब्द रूपों में याद किया था, 7 हमारी विभक्ति होती है प्रथमा से सप्तमी तक, और लास्ट में एक संबोधन होता है। इन 7 विभक्तियों के कर्ता कर्म, जो हमारी 7 विभक्ति होती है, उनके कर्ता कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये 7 कारक होते हैं। यानी कि जो आपकी 7 विभक्ति होती है, वो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण के नाम से 7 कारक माने जाते हैं। ठीक है। लेकिन संस्कृत के व्याकरण मतलब जो संस्कृत व्याकरण के विद्वान हैं, व्याकरण का अर्थ होता है संस्कृत के विद्वान, व्याकरण के विद्वान। लेकिन जो संस्कृत व्याकरण के विद्वान है, वो 7 कारकों में से संबंध को कारक नहीं मानते। ठीक है। जो 7 कारक है, उनमें से वो संबंध को कारक नहीं मानते। इस प्रकार संस्कृत में कारक के 6 भेद हैं। ठीक है। ना तो वो संबंध को कारक मानते और ना ही संबोधन को। तो संस्कृत में कारक के कितने भेद है, ये आपने ध्यान रखना, 6। और कौन कौन से कारक संस्कृत में छोड़े गए? एक तो संबंध और एक संबोधन। ठीक है। संबंध और संबोधन, ये 2 कारकों को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि कारक की परिभाषा होती है जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, उन्हें हम कारक कहते हैं। ठीक है। लेकिन संबंध और संबोधन का क्रिया के साथ सीधा संबंध न होने के कारण इनको कारक नहीं माना जाता। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कहते हैं कारक की परिभाषा, कारक किसे कहते हैं, वो उसका सामान्य परिचय तो ऊपर। अब कहता है कि वाक्य में किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। यानी कि सीधा कहता है कि वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, किसी भी रूप में हो, तो वो क्या कहलाएंगे? कारक। जैसे यहाँ पर वाक्य दे दिया आपका, हे छात्राः, हे छात्रों, दशरथस्य सुतः राम है, दशरथ का पुत्र राम, दंडकारण्यात, दशरथ के पुत्र राम ने दंडकारण्यात दंडक वन से गत्वा जाकर युद्धे रावणम बाणेन हत्वा, युद्ध में रावण को बाण से हत्वा मारकर विभीषणाय लंका राज्यम अयच्छत, विभीषण को लंका का राज्य दिया। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी हिंदी दी गई है कि अर्थात, हे छात्रों, दशरथ के पुत्र राम ने दंडक वन से जाकर युद्ध में रावण को बाण से मारकर विभीषण को लंका का राज्य लिया, लंका राज्य दिया।
तो यहाँ पर कहता है कि उपर्युक्त वाक्य को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सभी शब्दों में आपको यहाँ पर सही कारक दिखाई देंगे। जैसे हे छात्राः, यहाँ पर ये संबोधन है। दशरथस्य ये संबंध है जिसे हम कारक नहीं मानते। सुतः राम ये कर्ता कारक है। दंडकारण्यात् पंचमी लगी हुई यहाँ पर अपादान कारक है। युद्धे अधिकरण कारक है। रावणम कर्म कारक है और बाणेन कर्ण कारक है और विभीषणाय संप्रदान कारक है। तो इस वाक्य में सभी कारकों के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद कहता है कि उपयुक्त वाक्य में यहाँ पर ये बताया गया कि जो मैंने आपको बताया, उपयुक्त वाक्य में हे छात्र है, हे छात्रों तथा दशरथस्य, इन दोनों शब्दों का ऐच्छिक क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कारक किसे कहते हैं, जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। लेकिन जो आपका ये वाक्य दिया गया है ऊपर, इसमें जो आपकी क्रिया है वो क्या है, अयच्छत। लेकिन यहाँ पर जो हे छात्रा शब्द है एक तो, और एक दशरथस्य, इन दो शब्दों का इस अयच्छत क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, सीधा संबंध किसका, राम का है, दंडकारण्यात का है, युद्ध का है, रावण का है, बाण का है, विभीषण का है। इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध है। लेकिन हे छात्रा, हे छात्रों और दशरथस्य, इन शब्दों का क्रिया के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को कारक नहीं माना जाता। आगे कहता है, इस प्रकार संस्कृत के व्याकरण कारक के केवल 6 भेद मानते हैं। ये आपने ध्यान रखना। कितने मानते हैं, 6। कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये इनके चिन्ह हैं। कर्ता का ने को, कर्ता का ने है, कर्म का को है, करण का से या के द्वारा, संप्रदान का को या के लिए। ठीक है, अपादान का से अलग होने के अर्थ में जब आएगा, और अधिकरण का में पर होता है। ये कहते हैं हमारे कारक के चिन्ह होते हैं। उसके बाद आपको दिए गए विभक्ति किसे कहते हैं। वाक्यों में क्रिया के साथ संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के संबंध बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से क्रिया का जो संबंध होता है उसको क्या बताते हैं, कुछ चिन्ह बताते हैं। ठीक है, उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिया के साथ शब्दों का संबंध बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। हिंदी कारक चिन्हों के अनुसार विभक्तियाँ इस प्रकार हैं। हिंदी के अनुसार हमारी कौन कौन सी विभक्तियाँ हैं ये आपको पता ही है। प्रथमा विभक्ति किसकी होती है, कारक की, और उसका चिन्ह होता है ने। द्वितीय कर्म, उसका चिन्ह को। तृतीय विभक्ति होती है करण की, उसका चिन्ह आता है से या के द्वारा। चतुर्थी संप्रदान के लिए, जिसका चिन्ह होता है को या के लिए। ठीक है, पंचमी विभक्ति होती है अपादान की, जिसका चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में। और षष्ठी विभक्ति होती है संबंध की, जिसका चिन्ह होता है का के की। ठीक है, और सप्तमी होती है अधिकरण की, जिसके चिन्ह होते हैं में और पर। और संबोधन की विभक्ति होती है, चिन्ह होते हैं हे, अरे इत्यादि। उसके बाद आते हैं विभक्तियों के प्रकार। विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, विभक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ये आपने ध्यान रखना, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। तो सबसे पहले यहाँ पर कारक विभक्ति का वर्णन है। कारक विभक्ति किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो विभक्तियाँ क्रिया के साथ संबंध के आधार पर शब्दों में लगती हैं और जिनमें सामान्य नियम लगते हैं। यानी कि जो विभक्तियाँ शब्दों में क्रिया के साथ संबंध को देखते हुए प्रयोग की जाती है कि क्रिया के साथ उसका कैसा संबंध है। कर्ता का है तो प्रथमा प्रयोग करेंगे, कर्म का संबंध है तो द्वितीय प्रयोग करेंगे, इसी प्रकार कर्ण है तो तृतीया। और जिनमें व्याकरण के सामान्य नियम प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे आपका वाक्य दिया गया नीचे, राम है पुस्तकम पठती। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है। कहता कि इस वाक्य में पठती क्रिया क्या है, पठती, अर्थात पढ़ने की क्रिया करने वाला कर्ता कौन है, राम है।
अतः राम शब्द में प्रथम विभक्ति प्रयोग की जाती है या प्रयोग की है। और पढ़ने क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? पुस्तक पर। तो पुस्तक क्या है? हमारा कर्म कारक है, इसलिए पुस्तक में क्या है? द्वितीय विभक्ति प्रयोग की गई। ठीक है, ये भी बातें आपको पहले बताई मैंने। उसके बाद आता है हमारा कारक विभक्तियों का सामान्य प्रयोग। कारक विभक्तियों का सामान्य प्रयोग बताया गया कि कर्ता कारक, पहले जो हमारा कारक है वो कौन सा है? कर्ता। और कर्ता का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ने। और इसमें विभक्ति कौन सी प्रयोग की जाती है? प्रथमा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कहता कि किसी कार्य या क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी कि जो भी काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए, ठीक है, यानी कि कोई वाक्य है उसमें जिस व्यक्ति के बारे में या जिस वस्तु के बारे में कोई बात कही गई है, तो उस व्यक्ति या वस्तु को हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या बताई थी कि क्रिया को करने वाले को, जो काम कर रहा है वो क्या होता है? कर्ता होता है। कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग, प्रथमा विभक्ति प्रयोग होती है। इसका चिन्ह ने है, जैसे बालक है लिखती, बालक लिखता है। ठीक है, और नीचे क्या बताया कि इस वाक्य में लिखती क्रिया है, ये तो आपको पता है। लिखने कार्य करना कौन कर रहा है? अर्थात यह कि कौन लिख रहा है? तो इस वाक्य का सीधा सा उत्तर है कि बालक। कौन लिख रहा है? बालक लिख रहा है। अतः बालक इस वाक्य करता है और कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण दिए गए, जैसे छात्र है पठती, इसमें कर्ता कौन है? छात्र है। अश्व है धावती, अश्व हमारा क्या है? कर्ता कारक है। बालकाः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं, तो बालक क्या है? कर्ता कारक हैं। रमा गायती, रमा क्या है? हमारा कर्ता कारक। और सिंह गरजती, शेर गरजता है, तो शेर इसमें क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में छात्र, रमा, अश्व, सिंह, बालकाः कर्ता है, क्योंकि इनका संबंध पढ़ना, गाना, दौड़ना, गर्जना आदि क्रियाओं से है। ठीक है, तो ये था हमारा कर्ता कारक के विषय में। उसके बाद हमारा आता है कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक के विषय में कहता है कि इसका जो चिन्ह है वो क्या होता है? को। और इसमें जो विभक्ति प्रयोग की जाती है वो कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति, दूसरी यानी कि द्वितीय विभक्ति। इसकी परिभाषा क्या होती है? वाक्य में कर्ता कहता है कि वाक्य में कर्ता किसी क्रिया के द्वारा जिस कारक को सबसे अधिक चाहता है, वाक्य में जो भी करता है यानी काम को करने वाला है, वो क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है या जिसको वो पाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, वह कर्म कारक कहलाता है। भाव यह है कि क्या कहता है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है, इसका चिन्ह क्या होता है? को। जैसे बालक है दुग्धम पीबती, बालक दूध पीता है। इस वाक्य में बालक करता है और पीबती क्रिया है। इस वाक्य में क्या है? बालक क्या है? हमारा करता है और पीबती क्या है? क्रिया। यहाँ पर करता है जो आपका बालक है अपनी पीबती क्रिया के द्वारा दूध अर्थात दूध को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, अतः दूध हमारा क्या है? कर्म कारक है। और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे उदाहरण दिए गए, जैसे छात्र है विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है, तो इसमें जो छात्र है वो गच्छति क्रिया के द्वारा किसे प्राप्त करना चाहता है? किसको सबसे अधिक चाहता है? विद्यालय को। तो यहाँ पर विद्यालय क्या है? कर्म कारक है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। इस प्रकार अन्य उदाहरण हमारे, मोहन पत्रम लिखती, मोहन पत्र लिखता है। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। राधा चित्रम पश्यति, राजा चित्र देखती है। भृत्य भारम वहति, नौकर बोझा ढोता है। तो इन वाक्यों में
उपयुक्त वाक्यों में विद्यालयम, पत्रम, पुस्तकम, चित्रम और भारम ये क्या सारे कर्म हैं। इनमें इसलिए द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आज जो हमने पाठ का अध्ययन किया है उसमें से हमारे जो प्रश्न बनते हैं वो आपने कॉपी में लिख लेने हैं। तो अभ्यास में एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपके प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न आपका कारक की परिभाषा दीजिए तथा कारकों की संख्या कितनी है उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका यहाँ से इसका उत्तर बनेगा। कारक की परिभाषा पूछी गई तो यहाँ से आप लिखेंगे वाक्य में किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। उसके बाद पूछा गया कारक कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आपने लिखना यहाँ से। संस्कृत के व्याकरण कारक के केवल 6 भेद ही मानते हैं और नीचे उनके नाम आप लिखेंगे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। साथ ही इनके चिन्ह लिखने हैं ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। ऊपर से आप परिभाषा लिख लेंगे और नीचे आपने यहाँ से उसके भेद बताने हैं, उनके नाम भी साथ में लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है उन 2 कारकों के नाम बताइए जिन्हें कारकों में शामिल नहीं किया गया है। तो इसके उत्तर में आपने दोनों कारकों के नाम लिख देंगे। नंबर 1 संबंध कारक है आपका। ठीक है, संबंध, इस प्रकार आप लिख देंगे संबंध कारक। दूसरा पता है आपको संबोधन कारक। संबोधन कारक, इस प्रकार आपने दोनों के नाम लिख देने। ठीक है, इसमें इतना ही आपने लिखना बस, संबंध कारक, दूसरा संबोधन कारक। तीसरा प्रश्न आपका कर्ता कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका आपको उत्तर अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लिखना आपने कर्ता कारक यहाँ पर दिया गया है। किसी कार्य अथवा क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने उदाहरण पूछा था तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा जैसे बालकः लिखती। तो यहाँ से आपने पूरा लिख देना है कर्ता कारक की, इसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसका चिन्ह ने है, जैसे बालकः लिखती। ठीक है, बालक लिखता है। उपयुक्त वाक्य में यह आपने स्पष्ट भी करना है, इस वाक्य में लिखती क्रिया है, लिखने का कार्य कौन कर रहा है, अथवा यह कहें कि कौन लिख रहा है। इस वाक्य का सीधा सा उत्तर है बालक। ठीक है, अतः बालक इस वाक्य कर्ता हुआ और कर्ता में प्रथमा विभक्ति हुई। ठीक है, तो ये आपने उत्तर कर्ता कारक का यहाँ से लिख देना है। ये पूरा ही आपने स्पष्ट भी करना साथ में, ये आपने पूरा इसमें लिख देना सेकंड प्रश्न में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी के पाठ का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो से आपने पहले तीन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख लेना, साथ ही इनको याद कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।